जिसका पूरा नाम था एनालिस मैरी एने फ्रैंक, जो कि एक यहूदी लड़के थे। उसका जन्म 12 जून 1929 को जर्मन में हुई थी और फरवरी या मार्च 1945 को उसकी मौत हो गई थी, जब नीदरलैंड में जर्मनी का कब्जा था और वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। उस वक्त एने फ्रैंक अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपकर एक डायरी लिखी थी। जर्मनी में नाजियों के पावर में आने के बाद उनका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था, लेकिन जब नाजियों का कब्जा नीदरलैंड तक फैल गया तो वो फंस गए। जैसे जैसे यहूदी लोगों के खिलाफ जुल्म व सितम बढ़ रहा था, ये परिवार जुलाई 1942 में अपने फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में छिपे हुए रूम में छिप गया। 2 साल तक छिपने के बाद इस परिवार के ग्रुप को पकड़ लिया गया और नाजीज के बर्गन बेल्सन नामक कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहां कुछ दिनों बाद एनी की बहन मार्गो फ्रैंक टाइफाइड से मर गई और थोड़ी ही दिन बाद एनी की भी मौत हो गई। इसके फादर ऑटो फ्रैंक इस ग्रुप के इकलौते इंसान जिंदा बच गए थे। वार खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम वापस आए, जहां पहले पूरा परिवार छिपा हुआ था, और वहां उसे एने फ्रैंक की डायरी मिली। उन्हें लगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। इसने इसे इंग्लिश में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवा दिया। ये डायरी एने को उनके 13 बर्थडे पर दी गई थी, जो कि 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 की फाइनल एंट्री तक उसके जीवन के बारे में बताती है। ये डायरी जो डच लैंग्वेज में थी, इसे कई और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और इस किताब को पूरी दुनिया में बहुत लोगों ने पढ़ा। इस डायरी से रिलेटेड कई मूवीज, टेलीविजन शोज, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस और यहाँ तक कि एक ओपेरा भी बन चुका है। जब लोगों ने इस डायरी को पढ़ा तो एने को एक मैच्योर और डीप अंडरस्टैंडिंग माइंड बताया। ये डायरी बताती है कि नाजीज लोग जब राज कर रहे थे, मतलब कि हिटलर के समय रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। एने फ्रैंक होलोकॉस्ट के समय सबसे मशहूर और पॉपुलर लोगों में से एक बन गए थे। डायरी में लिखना मेरे जैसे लोगों के लिए सच में एक अजीब एक्सपीरियंस है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पहले कभी कुछ नहीं लिखी, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी और को एक 13 साल की स्कूल गर्ल के ख्यालों में दिलचस्पी होगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लिखने का मन करता है। वैसे भी अपने दिमाग से हर तरह की बोझ को निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं मानती हूँ कि पेपर में लोगों से ज्यादा पेशेंस है। मैं ये सब उस वक्त लिख रही हूँ जब मैं थोड़ी उदास और थकी हुई महसूस कर रही हूँ, और इस तरह से बैठकर मन ही मन सोच रही कि घर के अंदर रहना है या बाहर जाना है, घर के अंदर रहना है या बाहर जाना है। मैं फाइनली वहीं रुक गई जहाँ मैं सोच रही थी। पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है। मैं इस डायरी को तब तक किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। हो सकता है इससे किसी को कोई फर्क ना पड़े। अब मैं इस पॉइंट पर वापस आती हूँ कि आखिर मुझे डायरी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं साफ साफ बताती हूँ, क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है। और हाँ, मैं नहीं हूँ अकेली। मेरे प्यारे मॉम डैड और 16 साल की एक बहन है, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली चाची और एक अच्छा घर है। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ एक सच्चा दोस्त नहीं है। अगर मैं दोस्तों के साथ रहती तो शायद एक अच्छा वक्त गुजरता। मैं आम जिंदगी के अलावा ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हम लोग और करीब नहीं आ पा रहे हैं, अपने पर्सनल बातचीत को आपस में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और यही दिक्कत है। शायद यह मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो भी हो, ये ऐसे ही रहने वाला है। बदकिस्मती से ये बदलेगा भी नहीं।
इसलिए मैं डायरी लिखने की शुरुआत की। मेरे मन में जो बहुत समय से सच्चे दोस्त की इमेज है, मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ इस डायरी में लिख दूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ज्यादातर लोग लिखते हैं, बल्कि इस तरह से जैसे कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ और ये डायरी मेरी दोस्त हो। तो अब से मैं इसे किटी बुलाऊंगी। अगर मैं डायरेक्ट जंप करके अभी की सिचुएशंस बताने लगी तो हो सकता है किसी को कुछ भी समझ में ना आए, इसलिए मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। हालांकि अपनी लाइफ के बारे में बताना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मेरे डैड और लोगों के डैड से बहुत अच्छे हैं। मेरी मॉम और डैड की शादी तब हुई थी जब मेरे डैड 36 साल और मेरी मॉम 25 साल की थी। मेरी बहन मार्गो का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था और मैं 12 जून 1929 को हुई थी। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। सितंबर 1933 में मेरी मॉम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक और डैड हॉलैंड चले गए, जबकि मार्गो और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए एथेंस शहर भेज दिया गया। फिर मार्गो दिसंबर में हॉलैंड चली गई और फरवरी में मार्गो के बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पे मुझे भी हॉलैंड भेजा गया। मैं वही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में 6 साल की उम्र तक पढ़ी, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म से लेकर 6th फॉर्म तक पढ़ाई की। 6th फॉर्म के वक्त मेरी टीचर मिसेस क्यूप्रस, जो कि प्रिंसिपल थी, फेयरवेल के दिन हम दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था और मैं स्कूल छोड़कर जा रही थी। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा, इसलिए मेरा बर्थडे उतना जश्न के साथ नहीं मनाया गया। जनवरी 1942 में दादी की मौत हो गई। कोई नहीं जानता था कि मेरे दिल में उनके लिए कितना प्यार और मोहब्बत है। मैं बार-बार उनके बारे में ही सोचती रहती थी। 1942 में ये बर्थडे सेलिब्रेशन पिछले बर्थडे सेलिब्रेशन को बैलेंस करने का इरादा था और बाकी मोमबत्तियों के साथ-साथ दादी की आत्मा को शांति के लिए भी मोमबत्ती जलाई गई थी। मैं, मेरी बहन मार्गो और मेरे मॉम डैड, हम चारों बहुत खुश हैं। अब आपको मेरे बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा। तो फिर अब मैं आज की डेट से डायरी लिखने की शुरुआत करती हूँ। सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास के स्टूडेंट नर्वस हैं और सबके पैर कांप रहे हैं, क्योंकि अभी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे कि किसे नेक्स्ट फॉर्म में भेजना है और किसे इसी फॉर्म में रखना है। आधी क्लास तो बस सर पे लगा रही है। जी और मैं अपने पीछे दो लड़के को देखकर आपस में ही हंस रहे हैं। सीन और जैक, जिन्होंने छुट्टियों की अपनी पूरी सेविंग अपने शर्ट पर लगा दी है और सुबह से रात तक बस एक ही बात, भाई तू शर्ट लगा ले, तू पक्का पास हो जाएगा। अरे नहीं यार, अरे भाई तू सच में पास हो जाएगा। मैं नहीं हो सकूंगा यार पास। यहाँ तक कि जीएस भी वैसे ही कर रही जैसे बाकी के लड़के, और मेरा गुस्सा भी उसे शांत नहीं करा सकता। अगर आप मुझसे पूछे तो इनमें बहुत सारे डमीज हैं। लगभग 1/4 क्लास को नेक्स्ट फॉर्म में भेजना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं, किसे पास करेंगे और किसे फेल। मैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बारे में उतना परेशान नहीं हूँ, हम लोग पास हो जाएंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसमें मुझे डर लग रहा है और वो है मैथ। वैसे भी हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, तब तक हम एक दूसरे को कहते रहते हैं कि हिम्मत ना हारे। हमारे स्कूल में टोटल 9 टीचर्स हैं, जिसमें से 7 मेन और 2 वुमेन हैं। मेरी हर टीचर के साथ अच्छी बातचीत है। सिर्फ मिस्टर किविंग, जो मैथ पढ़ाने वाले ओल्ड फैशन के टीचर हैं, वो हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ। बहुत वार्निंग देने के बाद वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिए कि तुम चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखो। भला चैटर बॉक्स पे कोई क्या लिख सकता है? अच्छा ठीक
पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन ये कि मैं इस आदत को पूरी तरह से भूल जाऊं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी माँ उतनी ही बात करती थी जितना कि मैं, और ये आदत मुझे मेरी मॉम से मिली है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर कीजिंग मेरी आर्गुमेंट्स पर खूब हंसे, लेकिन जब मैं नेक्स्ट लेसन में फिर से बात करने लगी तो वो मुझे एक दूसरा हिस्सा लिखने के लिए दिए। इस बार का टॉपिक था इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, मतलब बड़बड़ाने की आदत को नहीं बदलना। मैं इस टॉपिक पर भी लिख कर दे दी। फिर मिस्टर कीजिंग के पास पूरे 2 लेसन तक पनिश करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तीसरे लेसन के दौरान वो फिर एक पनिशमेंट दिए। एनी फ्रैंक, आप क्लास में बहुत बात कर रही हैं, इसलिए आपको एक पनिशमेंट दी जाती है कि आपको क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स पे एक एस्से लिखना है। पूरी क्लास हंस पड़ी, मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि चैटरबॉक्स के टॉपिक पर अब मुझे बिल्कुल भी लिखने का मन नहीं कर रहा। इस बार मैं थोड़ा ओरिजिनल और कुछ अलग तरह से लिखूंगी। मेरी दोस्त सने, जो पोएट्री में अच्छी है, वो बोलती है मैं शुरू से आखिर तक एस्से को रैम की तरह लिखने में मदद करती हूँ। फिर मैं खुशी से झूम उठी और सोचने लगी, मिस्टर कीजिंग इन मजाकिया टॉपिक को यूज करके मेरा मजाक बना रहे हैं, लेकिन मैं इस बार इसे इस तरह से लिखूंगी कि उल्टा उन पर ही मजाक बने। मैं अपनी पोएम खत्म की। ये एक माँ बत्तख और बाप हंस के बारे में था, जिसके 3 बत्तख के बच्चे थे, जिन्हें बाप ने काट कर मार डाला था क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। खुशकिस्मती से मिस्टर कीजिंग ने मजाक को सही तरीके से लिए। वो पोएम को पूरी क्लास में पढ़कर सुनाए, जिसमें उन्होंने अपनी कमेंट भी ऐड की और कई दूसरे क्लास को भी सुनाए। तब से मुझे बात करने की इजाजत दी गई और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। बात करें मिस्टर कीजिंग की, तो वो भी एक मजाकिया टीचर बन गए और हमेशा मजाक करते रहते हैं। वर्स, किसी भी स्टोरी या एस्से को राइम की तरह लिखना। मॉन्टेसरी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जानने और डेवलप करने में मदद करता है। ऑटेन एक शहर का नाम है जो कि जर्मनी में है। ओल्ड फॉगी पुराने ख्यालात के लोग, और इसमें मिस्टर कीजिंग को ओल्ड फॉगी कहा गया है, हालांकि बाद में वो एक मजाकिया टीचर बन गए थे। टाइफस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो लाइस, फ्लीज और माइट्स से फैलता है। कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसी जगह जहां छोटे इलाके में बहुत लोगों को जानबूझकर कैद किया जाता है। ज्यूस, जो लोग जुडाइज्म मतलब यहूदी धर्म को मानते हैं, उसे ज्यूस कहा जाता है। नीदरलैंड, जिस तरह से इंडिया एक कंट्री है, उसी तरह से नीदरलैंड भी एक कंट्री है और एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है।